प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2025 के सभी योद्धाओं का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम लोग रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 2025 में जो संभावित परीक्षा है जिसका कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है, उसका अभी 2025 के अनुसार पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन 2022 का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो टॉपिक्स हैं लगभग वही टॉपिक्स 2025 की भर्ती में रहने वाले हैं। तो उनमें केमिस्ट्री की अपने पास 10 यूनिट्स हैं और जो 10 यूनिट है उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो अगर देखें तो सिर्फ 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 12th क्लास की ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है। और खासतौर पर फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और वो भी बहुत आसान आसान टॉपिक हैं। बहुत बढ़िया तैयारी अगर हम सिलेबस को लाइन टू लाइन देखते हुए करें तो पूरी तरह से एग्जामिनर सिलेबस को ही फॉलो करता है। और सिलेबस को अगर हम लाइन टू लाइन देखकर पुराने पेपर्स वगैरह अच्छे से देखते हुए तैयारी करेंगे तो हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। पहली यूनिट जो है सिलेबस की वो है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। तो परमाणु संरचना में सामान्य सी बातें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी, जिसमें आपको द्रव्यमान, आवेश, विशिष्ट आवेश, इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप है। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप में नाभिक की खोज के बारे में है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक जो त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध है, उसको देख लेना है। उस पर कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वांटम संख्या यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटम संख्याओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चारों क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और इसके जो प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट संभव है, कौन सा नहीं है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा पाउली का अपवर्जन नियम है, अपबव सिद्धांत है, हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम है, n+l का नियम है। इन चारों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अपबव सिद्धांत जो है इसमें n+l नियम, हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम तीनों शामिल हैं। और ये जब आपको आएंगे तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख पाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। कक्षकों के प्रकार जो है S, P, D, F, इनकी क्या आकृतियां होती हैं, कौन कौन से अभिविन्यास होते हैं, ये अच्छे से देख लेना है। हुंड का नियम है। तो इस तरह से ये तो हुआ परमाणु संरचना का पार्ट। परमाणु संरचना के प्रश्न हर बार क्वांटम संख्या का तो खासतौर पर पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अपरमाणविक कणों से भी एक आध प्रश्न, सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके बारे में आपको कौन से वर्ग में और कौन से आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं, आपको आवर्त सारणी लगभग उसका लेआउट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आवर्त में कौन से तत्व हैं, कौन से वर्ग में कौन से तत्व हैं और उनका कितनी उनकी संयोजकता है, क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, किस तरह के हाइड्राइड बनते हैं, किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं। एक बेसिक जानकारी जो है इनकी पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ से भी जो है आवर्तिता वाला पार्ट है नीचे, परमाणु गुणों में परिवर्तन, इसमें खास तौर पर एक तो है आयन आकार, एक आयनन विभव, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक विद्युत ऋणात्मकता। इसमें से आयनन विभव के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आयनन विभव के सभी तरह के जो प्रश्न हैं हम इनको जब हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे तो उनमें मैं सभी तरह की जो संभावनाएं बनती हैं उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन आप इस पर जरूर फोकस कीजिएगा, आयनन विभव के कौन कौन से तरह के प्रश्न बनते हैं उनको देखिए। और विद्युत ऋणात्मकता का भी प्रश्न आपको, इसकी जो पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग पैमाना, वो एक मोटा मोटा उसका आइडिया आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर या फ्लोरीन, क्लोरीन, इनमें से किसकी ज्यादा होती है, इस तरह के थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में भी ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया है। शुरू का जो पार्ट है इनके यौगिकों के बारे में कहीं नहीं है, सामान्य परिचय है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, प्राप्ति कहाँ से होती है वो है, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इसके अलावा भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां हैं।
इनके यौगिक कौन कौन से होंगे, यौगिकों की क्या अभिक्रियाएं होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर यहाँ एक तो ये वो जो प्राप्ति वाला है, ये एनसीईआरटी से आप अच्छे से जरूर पढ़ लें कि कौन से, जैसे सल्फर है तो वो सल्फेट्स में पाया जाता है, तो सल्फेट कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, इनके क्या नाम हैं, जैसे इप्सम है, जिप्सम है, सामान्य नाम वगैरह इस तरह के, जैसे नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, इस तरह की चीजें आप अवश्य देखें। इसके अलावा अक्रिय युग्म प्रभाव है, अक्रिय युग्म प्रभाव में जो पी ब्लॉक में, यानी राइट साइड के जो तत्व आते हैं आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में, उनमें नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों के बजाय उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में 2 की कमी दर्शाते हैं। तो वो जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से देखें। इसके अलावा तीसरी जो यूनिट है वो है रासायनिक साम्य की। रासायनिक साम्य में साम्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण वगैरह देख लेने हैं, रासायनिक साम्य के नियम और ला शातेलिए का जो नियम है ये आप जरूर अच्छे से देखें। यहाँ पर केपी केसी का प्रश्न पूछा हुआ भी है, कई बार केपी की इकाई पूछता है, कई बार केसी की इकाई पूछता है, केपी केसी में संबंध जो है उसको किसी उदाहरण के लिए पूछ सकता है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के, तो ये चीजें आपको देख लेनी है। इसके अलावा आयनिक साम्य, आयनिक साम्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पीएच मान, तो आपको पीएच निकालना आना चाहिए। इसके अलावा सम आयन प्रभाव थोड़ा बहुत देखना है, बफर विलयन को देख लेना है अच्छे से, अम्ल क्षार अनुमापन से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो खासतौर पर ये 3 जो टॉपिक है, पीएच वैल्यू, सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट और बफर विलयन, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है गैसीय अवस्था। तो इसमें गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था तीनों हैं। गैसीय अवस्था 11th का टॉपिक है और इसमें आपको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोशिक का नियम और अवोगाद्रो का नियम, ये चारों नियम अच्छे से देखने हैं। इसके अलावा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ना है और जो आदर्श गैस समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये, और इसको किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन करके, जैसे आयतन को इधर ले लें और आयतन को इधर लेने से सांद्रता बनेगी, सांद्रता के किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशंस जो है उनको भी यहाँ साथ साथ पढ़ लेना है। ग्राहम का विसरण नियम जो है, इसमें गैसों के विसरण की जो दर है वो किस तरह से घनत्व के, किस तरह से अणुभार के पर निर्भर करती है, और गैसों के अणुगति सिद्धांत में जो दाब की समीकरण है वो आपको सही ढंग से देख लेनी है। इसके अलावा गैसों की अणुगति सिद्धांत में ही आपको तीन तरह के वेग वहां पर आप देख सकते हैं। एक तो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, एक अधिकतम संभाव्य वेग होता है, एक माध्य वेग होता है, तो वो आपको साथ साथ में देख लेने चाहिए। इसके अलावा द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पूछी नहीं जाती है, सामान्य सामान्य से प्रश्न वाष्प दाब के और पृष्ठ तनाव के आपको देखने हैं। शांता से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वाष्प दाब और पृष्ठ तनाव को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सी चीज मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, कौन सी चीज मिलाने से घटेगा, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की चीजें आपको देख लेनी। इसके अलावा ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था में एक तो ये वाला जो टॉपिक है इकाई कोशिका और उसके प्रकार, जितनी भी तरह की एकक कोशिकाएं हैं, भले ही वो अंतः केंद्रित एकक कोशिका हो, फलक केंद्रित एकक कोशिका हो, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका हो, सरल एकक कोशिका हो, ये सारी चीजें। इसके अलावा ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में विशेष तौर पर जो आणविक ठोस हैं उनके उदाहरण, ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, उनके उदाहरण, ये कई बार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ठोस है, तो वो देख लेना है। इसके अलावा क्रिस्टल पैकिंग किसकी कितनी परसेंट होगी, 70% किसमें होगी, 68% किसमें होगी, 60.4% किसमें है, 52.4% किसमें है, और सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, 5 तरह के आयनिक यौगिकों की संरचना खासतौर पर पढ़नी है। सोडियम क्लोराइड की है, सीजियम क्लोराइड की है, जिंक सल्फाइड की है, इस तरह से कुछ आयनिक संरचनाएं हैं वो आपको देख लेनी है। और शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, किसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है, किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है और क्या दोनों में अंतर है, यानी कौन अधिक उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या वाले जो संकुल क्रिस्टल हैं उनमें किस तरह का दोष होता है, और कम उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या वाले जो हैं उनमें किस तरह का होता है, त्रिज्यांतर ज्यादा हो तो किस तरह का ठोस होगा, किस तरह का दोष होगा, और त्रिज्यांतर कम हो तो किस तरह का दोष होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक है विलियन। विलियन में आपको मोल कॉन्सेप्ट खासतौर पर आपको आना ही चाहिए।
विलियन की सांद्रता निकालना, मोलरता कैसे निकालेंगे, नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, भार प्रतिशत, यहां से एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। तो आपको ये मोलरता, मोललता, मोल भिन्न ये तो जरूर आने ही चाहिए। मोललता, मोलरता और मोल भिन्न, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विलियन के जो प्रकार हैं, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जहां पर 9 तरह के विलियन के प्रकार दे रखे हैं। तो जितने भी प्रकार हैं उन सब का आपको एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल देख लेने हैं। वहां एग्जाम्पल से ही पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का विलियन है। राउल्ट का नियम आपको पता होना चाहिए। राउल्ट के नियम पर बेस्ड छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में हैं उस तरह के आपको डिस्कस करने हैं, उस तरह की चीजें आपको पढ़ लेनी है। आदर्श विलियन के उदाहरण, अनादर्श विलियन के उदाहरण, और आदर्श विलियन के क्या गुण होते हैं, अनादर्श विलियन के क्या गुण होते हैं, डेल्टा एच किस में 0 होगा, किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, डेल्टा वी किस में 0 होगा, किस में नेगेटिव, किस में पॉजिटिव, और कौन से आदर्श के कौन से अनादर्श विलियन के उदाहरण हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन कौन से हैं, ऋणात्मक विचलन वाले कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का विलियन किस तरह का होगा, एथेनॉल एसीटोन का विलियन किस तरह का होगा, फिनोल और एनिलीन का मिश्रण किस तरह का विलियन होगा। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बेसिक, वो तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवरमन और परासरण दाब, इन चारों के 4 फॉर्मूले और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिर्फ 2 यूनिट है। पहली यूनिट में एक तो आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण बड़ा सिंपल सा पूछा जाता है, वो नियम आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शंस के सारे प्रकार, चाहे वो योगात्मक अभिक्रिया हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, ये आपको देखना सीधा सीधा आना चाहिए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। और अगर प्रतिस्थापन है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है, ये पहचानना आना चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है, नाभिक स्नेही योगात्मक है, मुक्त मूलक योगात्मक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं, नाभिक स्नेही कौन होते हैं, अभिकर्मकों को पहचानना। इसके अलावा प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन, ये 4 प्रभाव जो हैं ये भी आपको, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जीओसी, तो ये जीओसी की ये सारी बातें आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। इनको हम हमारे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनमें बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे, तो उनको भी आप जरूर देखें और एनसीईआरटी किताब से एक बार पूरा पढ़ें, ट्रूली उसको रीड करें। त्रिविम प्रभाव भी उसमें कुछ दे रखे हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देखें। इसके अलावा लास्ट यूनिट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 4 तरह के हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में हैं, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन। कैसे उनको बनाते हैं और वो किस तरह की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसका क्वथनांक कम होगा, किसका ज्यादा होगा, क्वथनांक का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, विलेयता, इस तरह की चीजें जो भौतिक गुण हैं वो भी आपको देख लेने हैं। और रासायनिक गुण का मतलब उनकी रिएक्शंस हैं, तो सभी की रिएक्शंस, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनकी रिएक्शंस को भी आपको देख लेना है। तो ये है आपका लैब असिस्टेंट का 2022 का सिलेबस। उम्मीद है 2025 में भी यही सिलेबस रहेगा, तो आप अभी से तैयारी शुरू करें। लिख लिख कर आप नोट्स बनाएं अपने, जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह कहीं से भी आप देखते हैं तो उनके आप नोट्स बनाएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हम जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं या हमारी डीपीपीज वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं उनको आप थ्रूली देखें और हिम्मत रखें। अगर आपने पहले लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है या और कोई एग्ज़ाम दिया है तो अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और समय के साथ अपने आप कुछ नहीं होना है, आपको तैयारी करते रहना है। समय निकलने के साथ एक ही चीज़ अपने आप होती है, वो है उम्र बढ़ना। इसके अलावा अपने आप कुछ नहीं होना है, आपको खुद को करना है। और अ, एक कविता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं। आपको कोशिश करते रहना है। अगर आप असफल भी हुए हैं तो उसमें भी ये तलाशिए कि आप असफल क्यों हुए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।